हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 63वीं बीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? तो घड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। इन क्रिस्टल्स में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पाया जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब इस क्रिस्टल पर यांत्रिक दबाव या विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो यह एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है, जिससे घड़ियों में सटीक समय मापन संभव हो पाता है। एक फैक्ट और याद रखना है कि हालांकि क्वार्ट्ज प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन घड़ियों में शुद्धता के लिए प्रयोगशाला में निर्मित सिंथेटिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो ब्रोमीन आवर्त सारणी के हैलोजन समूह का एक तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है Br35। ये 17 ग्रुप का है। यह सामान्य तापमान और दबाव पर एकमात्र ऐसी गैर धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका जो रंग है गहरा लाल भूरा होता है और इसे तीखी गंध निकलती है। तो लाल द्रव कह सकते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है एसिटिलीन। आपको पता ही होगा, लेकिन एसिटिलीन के साथ हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो जब एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रख लेना है, C2H2 होता है। तो जब C2H2 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक अत्यधिक गर्म लौ उत्पन्न होती है, जिसका जो तापमान होता है वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक। यह तापमान धातुओं को आसानी से पिघला देता है। देखिए, कच्चे फलों को पकाने में भी एसिटिलीन गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से किया जाता है, और विशिष्ट एसिटिलीन अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक होती है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण करते हैं, या सदलेप भी बोलते हैं इसको। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जस्ता जो है लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह हवा और नमी से खुद क्रिया करके लोहे को सुरक्षित रखता है। इसे सैक्रिफिशियल यानी कि बलिदानी सुरक्षा भी कहा जाता है। लोहे पर जंग लगाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है एग्जाम में पूछ देता है Fe2O 3 × X मतलब X के जगह पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो मानव आँख प्रकाश के जिस हिस्से को देख सकती है उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसकी तरंग दैर्ध्य की सीमा जो होती है लगभग 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम होती है, और नैनोमीटर में यदि पूछे तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होती है। इस स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। यहाँ पे जो एंगस्ट्रम दिया है इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, सल्फोनेट। तो डिटर्जेंट जिसे हम अपमार्जक बोलते हैं, मुख्य रूप से लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो साबुन की तुलना में डिटर्जेंट कठोर जल में भी आसानी से झाग बनाते हैं, क्योंकि इनको सल्फोनेट समूह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील अवक्षेप नहीं बना पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है? पानी होता है, लेकिन इसके साथ कई खनिज और तत्व भी उत्सर्जित होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे साधारण नमक। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम और यूरिया भी कम मात्रा में उत्सर्जित होता है हालांकि। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, मैग्नीशियम, उसके बाद डी जस्ता, और लोहा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीला थोथा
रासायनिक रूप से क्या है, तो नीला थोथा को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो कॉपर सल्फेट सिर्फ दिया है, इसमें एक पेंटाहाइड्रेट भी होता है, पेंटाहाइड्रेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2। इसके क्रिस्टल गहरे नीले रंग के होते हैं और इसका उपयोग कवकनाशी, कीटकनाशकों के निर्माण, विद्युत लेपन और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी थोथा है, विट्रियोल जिसको बोलते हैं, वो परीक्षा में आते हैं, जैसे कि ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश या हरा थोथा। तो इसका फॉर्मूला होता है आयरन सल्फेट × 7H2O। सफ़ेद कशिश एक होता है, सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा, तो ये होगा जिंक सल्फेट SnO4। ज़्यादा सफ़ेद होता है तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर एक आता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल मतलब कशिश, विट्रियोल। इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियस। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो परमाणु के केंद्र को नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही नाभिक पूरी तरीके से धनावेशित होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा पूछा भी है। हमें नाभिक की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, तो 1911 में अपने प्रसिद्ध अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किया था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाता है या गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो याद रखने हैं, जैसे कपूर, कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, कैम्फोर। एक होता है नैप्थलीन, नैप्थलीन की गोली, आपने यूज किया होगा इसे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी बोलते हैं, याद रखना है, एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ देता है नौसादर का फॉर्मूला, तो NH4Cl होता है। और एक होता है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये होता है ठोस CO2। ये याद रखना है। ये चारों ऐसे हैं जो सीधे गैस से, ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। कपूर को जलाएंगे तो ये लिक्विड नहीं होगा, सीधा गैस में बदल जाएगा। नैप्थलीन भी, अमोनियम क्लोराइड भी और शुष्क बर्फ भी। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है ये, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से रक्त में ग्लूकोज जो कि हाइड्रोजन के पाचन से बनता है, इसके स्तर को नियंत्रित करता है, और यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर में यानी यकृत में संचित करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो इसमें से कौन एंटीबायोटिक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है पेंसिलिन। तो यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसकी खोज हुई थी 1928 में। किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। ये खोज किसके द्वारा, किस कवक के द्वारा हुई थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम, ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। और दूसरा है हमारा सल्फाडाइजिन, यह भी एक सिंथेटिक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणु संक्रमण को रोकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। चावल जो है
मुख्य रूप से इसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में लगभग 75 से 80% होता है, पाया जाता है। यह मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत है। हालांकि गेहूं और मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मुख्यतः शब्द के संदर्भ में हमारा आंसर जो होगा चावल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो हमें दिए गए विकल्प में से चुनना है। तो दिए गए विकल्प सोना, चांदी, पारा और प्लैटिनम में से प्लैटिनम का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है। ये लगभग होता है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसके कारण यह इन चारों में सबसे भारी होता है। सोने का जो घनत्व होता है वो होता है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पारे का जो घनत्व होता है वो होता है 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि पूछे कि आवर्त सारणी की समग्र सबसे भारी धातु पूछी जाए, मतलब टोटल, तो सबको मिला के, तो ऑस्मियम इसका आंसर होगा। OS इसको लिखते हैं, इसको ऑस्मियम। इसका जो घनत्व होता है ये होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए, इससे प्लैटिनम से ये क्या है, ज़्यादा है। चूँकि ऑप्शन प्लैटिनम में नहीं दिया है और पूछा है निम्नलिखित में से, मतलब जो दिया है उसी में से हमें चुनना है, तो प्लैटिनम हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि प्लैटिनम को सफ़ेद सोना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील एक बहुतत्वीय मिश्र धातु है। इसमें मुख्य रूप से लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल मिलाया जाता है, साथ ही थोड़ी मात्रा में कार्बन भी मिलाया जाता है। चूँकि ऑप्शन ए लोहे और निकेल को दर्शाता है और विकल्प बी लोहे और क्रोमियम को, इसलिए ये दोनों ही आंशिक रूप से सही घटक होंगे। पूर्ण संयोजन इन तीनों का मिश्रण होता है, जिसके कारण हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो ये है जिप्सम, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 × ½ H2O होता है। ये जो बनता है ये कैसे बनता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, जिसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, यानी 373 डिग्री पे गर्म करते हैं, और जब इसे वापस पानी में मिलाया जाता है तो फिर से जिप्सम में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्कीन। यहाँ पे जो एल्केन दिया है इनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल संबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन जो है इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच एक द्विबंध होता है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका ऐसे होता है, ठीक है, C के साथ, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, डबल बॉन्ड C के साथ होता है। एल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है, CC, और आयनिक बंध तो होगा नहीं, इसमें कार्बन नहीं बनता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, इसको एथनोइक एसिड भी बोलते हैं, एथनोइक एसिड। ठीक है। व्यावसायिक सिरके में लगभग 4 से 8% तक एसिडिक अम्ल होता है, बाकी हिस्सा पानी का होता है, ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल क्या है? तो कार के बैटरी में, कार, इन्वर्टर और वाहन की लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में आमतौर पर लगभग 38% सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल और बाकी डिस्टिल वाटर का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा है सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और शैम्पेन में उच्च दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है, और हेनरी के नियम अनुसार दबाव बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला जाता है दबाव कम हो जाता है और CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ तेजी से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से
कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा चलने पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ये सब अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन चल रहा है, इसे हम तेज़ी से ख़त्म करेंगे कि ये क्योंकि ये पुराना है। आप चाहें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि महमूद अबू जीद ने 2018 यूनेस्को गिलो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वह किस देश से हैं? तो वो थे मिस्र से, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है? तो ये थे पर्यटन मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियोब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया? तो ये किया मुंबई ने। अगला प्रश्न है कि 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक पाया गया है, तो क्या ये मिला है? तो ये है 138वां, ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान को पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है सूरत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिडनी में 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये होगा ऑप्शन डी, अनीश भानवाला ने ये जीता है। अगला प्रश्न देखिए कामरूप में गाठों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा असम। अगला प्रश्न है किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSLV-6 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, GSLV-F8 ने किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो ये है वन और अस्थायी शहर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखिए मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये थे अब्देल फट्टाह अल सीसी। जो भी करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं और उसका आंसर ये 2018 के संदर्भ में है, वर्तमान संदर्भ में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए? तो श्री कुमारन थम्पी इसके लिए चुने गए थे। यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है केरल सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेलुलर एसोसिएशन बोरा द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और इससे सूची पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो ये है पश्चिम बंगाल ने शादी के खर्च के लिए 25,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दिए जाने का योजना शुरू किया है। 40 क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ये है 1 करोड़ की राशि। अगला प्रश्न है कि ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की सुरेश प्रभु ने, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब ये जो भी है हमारा भूगोल का प्रश्न है यहाँ से आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा इसका पूर्णिया जो है नेपाल के साथ
सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के कुल 7 जिले हैं जो उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इन जिलों का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो पहला है पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे जो मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी दिया है ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, पूर्णिया नहीं करता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम में ये भी पूछ देता है कभी कभी कि बिहार की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 726 किलोमीटर है। तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करता है, ये फैक्ट भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए बिहार राज्य में वर्तमान में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। पहला है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, इसे 2002 में शामिल किया गया था। और दूसरा है नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातत्व स्थल, इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। तो 2 है यहाँ पे। तो हमारा आंसर देखिए, क्योंकि विकल्प ए महाबोधि विहार और विकल्प बी नालंदा बौद्ध मठ दोनों ही बिहार में स्थित यूनेस्को धरोहर स्थल है, इसलिए यहाँ पे जो एकमात्र शब्द है ये देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2016 में बन गया है। हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त में से अधिक होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला प्रश्न देखिए कि दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है, तो ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। SACEP इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलेंगे दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ICFRE का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ICFRE इसका फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है। तो गंगा नदी बेसिन में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की गंभीर समस्या का अनुसंधान के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त टीम ने न्यूटन भाभा फंड जीता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भारत यूके के संयुक्त टीम। अगला प्रश्न है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये है बिहार के पटना जिले के बाढ़ उपखंड में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC द्वारा संचालित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल नियोजन क्षमता जो है वो 3300 मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद एक और बिहार के अन्य प्रमुख थर्मल पावर प्लांटों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप उसे याद रखें। तो पहला है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि भागलपुर में स्थित है। दूसरा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो कि बेगूसराय में है। तीसरा नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद में है। और चौथा यहाँ पे बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के पटना के बाढ़ में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रूस और बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो
सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता इसकी नगर नियोजन और पकी हुई ईंटों से बनी इमारतें थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, पकी ईंट से बनी इमारत। इसमें नगर नियोजन नहीं दिया है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में अपने अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में संकलित किया है, जो मौर्यकालीन प्रशासन और समाज को जानने का एक विदेशी स्रोत है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक जो है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसमें आर्थिक संबंध का कोई लेना देना नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नाम से आर्थिक लग सकती है, लेकिन यह मुख्य रूप से राजनीति, लोक प्रशासन, राज्यशास्त्र और शासन कला पर आधारित है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंक बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत वो इसी पुस्तक में है। कौन कौन से हैं सातों, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। एक है स्वामी, जिसे राजा बोलते हैं। फिर अमात्य यानी कि मंत्री। उसके बाद जनपद यानी कि क्षेत्र या जनसंख्या। फिर दुर्ग, किला, कोष, खजाना, दंड यानी कि सेना और मित्र। ये 7 में बांटा है। और अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों या चैप्टर में बांटा गया है, तो 15 चैप्टर्स में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखिए कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है, यानी त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। तो ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ संग्रह है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश और सिद्धांत हैं। विनय पिटक में इसमें बौद्ध भिक्षुओं और संघ के नियम कानून हैं। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसके बाद सम्राट अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया। अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह नैतिक आचार संहिता यानी कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट थी। इसके मूल संदेशों में शांति एवं अहिंसा, बड़ों और माता पिता का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, दासों के प्रति दयालुता और पशु बलि पर रोक शामिल थी। चूँकि ऑप्शन में ये तीनों होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। यूनानी राजदूत था ये, जैसा कि अभी हमने पढ़ा पहले ही इसको। मैं यहाँ पे 7 वर्ग जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक वर्ग, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक यानी कि गुप्तचर और सभासद और अमात्य 7वें में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। और फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी फोको की। एक है हर्षवर्धन के काल में आया था वेन सांग, इसने लिखी था सुयुकी, फोकोकी एंड सुयुकी। और ये किसके ह से ये शुरू हो रहा है, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल जो है वो ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी अनूठी और अत्यंत कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली और ग्राम सभाओं के लिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। चोल काल में ग्राम प्रशासन पूरी तरह स्वायत्त था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को हम बोलते हैं गोपुरम। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे जो शिखर दिया है, ये मंदिर के गर्भगृह के ऊपर का पिरामिड नुमा जो ढांचा होता है उसे बोलते हैं शिखर। और मंडप जो है वो मंदिर का वह हिस्सा या हॉल है जहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 में
हरिहर हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तो इसकी गौरवशाली अवशेष जो हैं वर्तमान कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी में मिलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 1565 में राक्षस तंगड़ी या ताली कोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध के बाद इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो था ऑप्शन सी बलबन। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक गियासुद्दीन बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। उसने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना। बलबन ने स्वयं को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया। उसका मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बलबन ने दरबार में ईरानी प्रथा जैसे कि सिजदा, जिसमें घुटनों पर बैठकर सिर झुकाया जाता है, और पाबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। और विद्रोहियों को कुचलने के लिए बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। उसने तुर्कान चिहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का दल था उसको भी समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो विश्व में कागज़ का आविष्कार सबसे पहले शताब्दी ईस्वी में चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का नियमित प्रयोग और निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये अकबर के दरबार में हुआ। मुगल काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जहांगीर के समय नहीं बल्कि अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। चित्रकला का यदि स्वर्णकाल पूछे तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शाही चार्टर द्वारा की गई थी। और वर्ष 1600 में भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था, इसलिए गठन के समय अकबर भारत का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत के यानी हड़प नीति के तहत कई देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, जिनमें था एक सतारा जिसे मिलाया गया था 1848 में। उसके बाद था संबलपुर 1849, फिर झांसी 1853, फिर नागपुर 1854। अवध को 1856 में मिलाया गया, बट उसे हड़प की नीति के द्वारा नहीं, कुशासन का आरोप लगाया गया था उस पर और इसको मिलाया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बनाया। 12 मार्च ये डेट पूछ देता है 1930 से 6 अप्रैल 1930। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। तो ये तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों में सरकार की सत्ता में कटौती करना, नमक कर हटाकर आम लोगों को आर्थिक राहत देना और अंततः देश को पूर्ण स्वराज की ओर ले जाना शामिल था। क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए ये सभी उद्देश्य आपस में क्या जुड़े हुए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दांडी यात्रा से संबंधित कुछ फैक्ट को याद रख लेना है। प्रश्न पूछ देता है, पूछा था कि यह यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो यह जो यात्रा है 24 दिन की ये यात्रा थी। तो देखिए 12 मार्च और 6 अप्रैल को छोड़ देंगे तो इसके बीच में लगभग 24 दिन आएगा। तो एग्जाम में यही आंसर था 24 दिन, और जिसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायी शामिल थे। और लगभग कितना डिस्टेंस चला था? तो 385 किलोमीटर। मील में कभी कभी पूछ देता है तो 240 मील की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। पेरिस मार्च किसने किया था? पेरिस मार्च तो ये नेपोलियन ने
किया था और ये उसी से मिलता जुलता है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था। अगला प्रश्न देखिए कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र के स्थानीय मुस्लिम किसान थे, जिन्होंने स्थानीय हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी अत्याचारों, उच्च लगान और बेदखली के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय ये हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में, नवंबर 1929। यदि एग्जैक्ट पूछे कहाँ पे हुआ था तो सोनपुर मेले के अवसर पर किया गया था। इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके प्रथम सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ये बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को एक दूसरे से अलग कर 2 नए प्रांत बनाए गए थे। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जब 22 मार्च 1912 को जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया तो उस समय बिहार में झारखंड और उड़ीसा दोनों ही शामिल थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने ऐसा सिफारिश किया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में ये गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज प्रणाली के पुनर्गठन के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? स्थानीय स्वशासन के कार्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी सेवाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, शमशान घाट इत्यादि आते हैं। लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि स्थानीय निकाय में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं आता है, पूछा था। अगला प्रश्न देखिए कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के गठन, उनके चुनाव, शक्तियों और कर लगाने के अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल संबंधित राज्य विधानमंडल को होता है। इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो संविधान का अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज में न्यूनतम आरक्षण 33.1/3% का प्रावधान है, लेकिन राज्यों को इसे बढ़ाने की छूट दी गई है। यानी मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए 243D के अनुसार। तो भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने वर्ष 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। इसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों ने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। और इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। इसमें सामान्य दिनों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, लेकिन आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती है, यानी एकात्मक भावना बन जाता है। तो हमें प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर।
केसी वेयर है, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। ये याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। केसी वेयर इन्होंने क्या कहा था, भारत के संविधान को अर्ध संघीय कहा था, क्वासी फेडरल कहा था। फिर एक थे प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच, उनके अनुसार भारत एक सच्चा संघ है, लेकिन इसमें एक मजबूत एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्तमान में यह नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो भारत का प्रधानमंत्री संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो संसद सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अनुच्छेद 84(b) के अनुसार लोकसभा के लिए क्या है, 25 वर्ष आयु है और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर किसी भी समय अपना पद छोड़ सकता है या उसे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। और यदि उच्च न्यायालय का पूछे, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का था, उच्च न्यायालय का पूछे तो ये हो जाएगा 62 वर्ष। ये किसका हो जाएगा, उच्च न्यायालय। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 217(1) के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो ये है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो केंद्र सरकार में प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा और सर्वोच्च नौकरशाह मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। तो एक समस्या है असंगठित क्षेत्र की मौजूदगी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। तो यह है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है। तो यह है 42%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो 14वां वित्त आयोग, जिसका अध्यक्ष थे YV रेड्डी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ा करके सीधे 42% करने की ऐतिहासिक सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। फिर 15वां वित्त आयोग आया, जिसका अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे। इन्होंने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% कर दिया। 1% की कमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण की गई थी। और जो 16वां वित्त आयोग बना है, ये इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये याद रखना है, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। तो सेवा क्षेत्र में है ये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर, तो चूँकि उस समय 2018 चल रहा था, तो उसके गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से
कम। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम लगभग 86% भारतीय किसान इसी श्रेणी में आते हैं। छोटी जोत यानी 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अर्ध मध्यम जोत यानी 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10 और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। तो 1 से 2 वाला जो ये हेक्टेयर है इसको बोलते हैं छोटी जोत यानी कि स्मॉल होल्डिंग, छोटी जोत। और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच को बोलते हैं अर्ध मध्यम जोत। अर्ध मध्यम यानी सेमी मीडियम, अर्ध मध्यम जोत। और उसके बाद 5 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए कोई अलग से नहीं बना है, लेकिन आप इसको मध्यम जोत में रख सकते हैं 4 से 10 वाले के लिए। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो वर्ष 1991 में भारत ने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुधार अपनाए थे। वैश्वीकरण में इसका जो अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। इसके तहत आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह शामिल होता है। ये किस में आता है? ये ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन डी वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 2005 से। इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2002 में पारित किया गया था, लेकिन इसे पूरे भारत में 1 जुलाई 2005 से प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को वैध बनाने को रोकना और इससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त करना था। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है TRIMS। ये होता है ट्रेड, ये हो गया रिलेटेड, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और ये है MS का हो गया मेजर्स। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। तो ऑप्शन हो गया हमारा C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? तो गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में, ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ऑप्शन B हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार दर्ज यानी वर्ष 2004 से बदलकर किस वर्ष को रखा है? तो ये B हो जाएगा ऑप्शन 2011 से 12। तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक की गणना को अधिक सटीक और आधुनिक बनाने के लिए इसका आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11 बार कर दिया था। यह बदलाव मई 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2016 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन C बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? तो 61.8% है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 71.2% है और महिला साक्षरता है 51.5%। तो ये फैक्ट याद रखना है, 618, 712, 515 एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि का औसतन आकार दूसरे राज्यों की अपेक्षाकृत क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। तो कृषि गणना के आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और भूमि के निरंतर उप विभाजन के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है और यह नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। इस राज्य में सूची में सबसे छोटा औसत भूमि आकार केरल में है, जिसके बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार में लगभग 91% से अधिक किसान सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये है बिहार। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो ये भी न्यूनतम है, सबसे कम है। ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका आंसर देखिए,
कपास के कुल उत्पादन और औसतन उत्पादकता के आंकड़े हर साल फसलों के मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये कपास के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, लेकिन जब बात औसत उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन की आती है तो सिंचाई सुविधाओं के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य अक्सर शीर्ष पर रहते हैं। चूँकि इस दिए गए विकल्प में कपास के मुख्य उत्पादक और उच्चतम उत्पादकता वाले राज्य शामिल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? तो न्यूनतम से दूसरी, द्वितीय यानी नीचे से दूसरे स्थान पर आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, ये सब करंट अफेयर का है इसलिए मैं इसे तेज़ी से भगा रहा हूँ। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो प्राग ऐतिहासिक काल, विशेष रूप से 10,000 ईसा पूर्व यानी कि नवपाषाण काल की शुरुआत के समय वैश्विक जनसंख्या के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न जनसांख्यिकी विद्वान और जो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार उस समय पृथ्वी पर मनुष्य की कुल जनसंख्या लगभग 1 मिलियन से 10 मिलियन के आसपास थी, यानी कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच आगे गई थी। चूँकि जनसंख्या की शोध में इस काल की जनसंख्या को 4 से 6 मिलियन के बीच माना जा सकता है, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी सटीक आंसर नहीं होगा, सबके अलग अलग मत हैं हर एक विद्वान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई छोटे बड़े प्लेट में बटी हुई है, और कोकोस प्लेट प्रशांत महासागर के नीचे स्थित एक छोटी महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है। यह प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। उसके बाद एक आता है नाजका प्लेट, ये हो गया कोकोस, ये हो गया नाजका। ये दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, पैसिफिक प्लेट के बीच स्थित है। फिर एक आता है जुआन डी फूका, तो ये उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। एक आता है फिलिपीन प्लेट, तो ये एशियाई महाद्वीप और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट ये क्या हो जाएगा? फिलिपीन प्लेट, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट ये है नाजका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रस्ट बाउल उस क्षेत्र को कहा जाता है जो कभी भारी उद्योग, विशेष रूप से लोहा, इस्पात और ऑटोमोबाइल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन बाद में आर्थिक मंदी और कारखानों के बंद होने से यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक्स जो है इसमें शामिल है, जिसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन और ओहायो राज्य शामिल दोनों ही आते हैं। चूँकि विकल्प हमारा ए और डी, ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग प्रदेश दोनों ही है, इस आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील में स्थित जो सैंटोस बंदरगाह है, यहाँ से दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, इसी कारण से इसे विश्व का कहवा पत्तन कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। चूँकि विकल्प बोला है निम्नलिखित में से, यानी हमें इन्हीं चारों में से चुनना है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण देखा जाए तो राज्यों में मिजोरम शीर्ष पर है और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लक्षद्वीप शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट, गाद और मलबे के संचय से होता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर में बांटा जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो भारत ने कुल स्थापित बिजली क्षमता में इसका योगदान हमेशा बदलते रहता है। चूँकि हमें 2018 का ये प्रश्न है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें
तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 से 12% के बीच होता है। तो ऑप्शन हम इनमें से दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। तो इस रेंज के बेहद करीब है, मेरे ख्याल से 11 से एक्चुअल में जो है 11 से वो 13% है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 12 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये 1921 है। इसका कारण यह है कि 1911 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में वृद्धि होने के बजाय -0.31% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। मानव इतिहास में यह एकमात्र ऐसी दशक था जब भारत की आबादी घटी थी। इसका मुख्य कारण क्या था, तो उस समय फैली अकाल, महामारी और प्लेग था। बहुत सारे लोग इसमें जितना जन्म नहीं लिया उससे ज़्यादा लोग मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर सूती वस्त्र उद्योग और कताई मिलों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी अत्यधिक संकेंद्रण के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर यदि पूछे तो अहमदाबाद को बोला जाता है। उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर का, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। ये भारत के कुल प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का लगभग 70 से 80% से अधिक हिस्सा अकेले केरल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। NH1 जो है भारत का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। यह गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 16 से 20 किलोमीटर है और इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित क्षेत्रीय भारत में तांबा खनन और उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही ये फेमस है। वर्तमान में यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खनन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन। तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिलों से बहती हुई पटना के पास फतुहा नामक स्थान पर दाहिनी ओर यानी दक्षिण से गंगा नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोन नदी जो है पटना के पास मनेर में गंगा से मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो पुनपुन है हमने अभी बताया फतुहा के पास ये मिलती है। और एक पूछ देता है कभी कभी गंडक का, तो गंडक जो है पटना के सामने जो हाजीपुर और सोनपुर है वहाँ पे गंगा से मिलती है। कर्मनाशा नदी चौसा के पास गंगा में मिलती है, ये भी फैक्ट एक याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन CWG। सी का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु वाला गर्म समशीतोष्ण जलवायु, W का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु और G का अर्थ होता है गंगा का मैदान। तो हमारा आंसर हो जाएगा CWG। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों को AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया जाता है। तो परीक्षा में उत्तर बिहार पूछे तो हमेशा CWG चुनना है और दक्षिण भारत पूछे तो AW चुनना है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में आते हैं जो गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी हिमालयी नदियों के बाढ़ क्षेत्र हैं। तो इन नदियों द्वारा हर साल बाढ़ के साथ नई उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, नवीन जलोढ़क। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला राज्य का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला है। बिहार के जो उत्तर पूर्वी सीमांती क्षेत्र हैं जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इनकी गर्म आर्द्र जलवायु और प्रचुर वर्षा जूट की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है और बिहार के भीतर पूर्णिया इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। यह नहर भारत नेपाल
सीमा के पास त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है, जिससे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी बिहार यानी कि चंपारण क्षेत्र के खेत को पानी मिलता है। वाल्मीकि नगर बैराज जो है गंडक नदी पर ही वाल्मीकि नगर में एक विशाल बैराज बनाया गया है, जो गंडक परियोजना का मुख्य हिस्सा है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण स्थल बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में है। लगभग 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने यहाँ कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्त किया था। जन्म स्थान का क्या था महावीर का? तो वैशाली के पास कुंडग्राम में स्थित था। और उन्होंने पहला उपदेश राजगीर यानी कि विपुलाचल पहाड़ी पर प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। यह क्षेत्र भारी मात्रा में चूना पत्थर के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुंकार। तो भारत में किसान आंदोलन के जनक जो हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की समस्याओं को उठाने और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हुंकार नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1942 में किया था। और कहाँ से किया था? तो पटना से किया था। इसके साथ ये ध्यान रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी 1913 में। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारी आंदोलन की बाइबल यानी कि बाइबल माना जाता है। बंदी जीवन इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रांतीय किसान सभा के गठन से पहले ही वर्ष 1922-23 में मुंगेर में एक किसान सभा का गठन किया गया था। इस किसान सभा का गठन जो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 1929 में किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। और जब 1922 में पूछे मुंगेर में तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो मई 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामी हॉल में औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ये कौन थे? सचिव थे इस पार्टी के और ये आचार्य नरेंद्र देव राय ये थे अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 में गठित भारत की संविधान सभा में बिहार प्रांत से कुल 36 सदस्य शामिल थे। तो दिए गए विकल्प में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने और बाबू जगजीवन राम दोनों ही बिहार से संविधान सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इसके सदस्य थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ए, बी और सी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन राज्यपाल के विशेष अधिकारों के विरोध में कांग्रेस के नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय मुख्य कार्यकारी को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, हालांकि अभी हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। फिर बाद में कांग्रेस से समझौता होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का असली जन्मदाता माना है, न कि मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद इकबाल को। उनका ये तर्क था कि लॉर्ड मिंटो ने ही 1919 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत करके भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे, जिससे अंततः देश का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो अंग्रेजों के समय में पटना के ऐतिहासिक मैदान को पटना लॉन के नाम से जाना जाता था और 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने यहीं पर बिहार की जनता को संबोधित किया था। फिर वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पटना लॉन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से गांधी मैदान रख दिया गया। तो चूंकि हमारे दिए गए ऑप्शन में इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी और इसकी स्थापना में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान था, जिन्हें बॉम्बे की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। पहला था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ए, बी एंड डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन हो गया हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ये कॉर्प्स होगा। तो वर्ष 1901 में भारत के जो वायसराय थे कर्जन, उन्होंने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन 1901 में। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों के राजकुमारों और अभिजात वर्ग के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी पद के योग्य बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को। ये डेट याद रखना है, 1905। हालांकि कुछ स्रोतों में ये तिथि 20 जुलाई भी मिलती है, लेकिन आयोग ने 19 जुलाई को ही सही माना है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण तिथि है जो आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए याद रख सकते हैं। घोषणा जो है, घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से। और विभाजन लागू कब हुआ? विभाजन जो हुआ, घोषणा तो इस समय हुआ 19 जुलाई को, लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया, किसे मृत्यु दंड दिया गया? यहाँ पे छूट गया है, मृत्यु दंड दिया गया। तो भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम 1919 वाला जो है उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके तहत लंदन में भारत के लिए एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया था। ये फैक्ट याद रखना है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई थी, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना इसी से हुई थी और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम से शुरुआत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी प्रथम जो कि 1930 में हुआ था और तृतीय जो कि 1932 में हुआ था, इसमें भाग नहीं लिया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि नहीं लिया गया था, पूछा गया, अगर पूछा गया होता कि किस में लिया गया, तो सिर्फ द्वितीय में भाग लिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी शामिल थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924।
तो महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की थी और उन्होंने वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित 39वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग औपचारिक रूप से अलग हो गए थे और गांधी दास समझौते को मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कौन कौन नहीं थे? तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा मार्च 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य शामिल थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, ये भारत के सचिव और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के प्रथम लॉर्ड थे। तो कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड वेवेल नहीं थे। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ये चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में नाउ और नेवर नामक एक ऐतिहासिक पैम्फलेट यानी कि पर्चा जारी किया था और इसी पर्चे में उन्होंने पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान मतलब बलूचिस्तान। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रमाणिक सोर्स नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो 1933 में रहमत अली ने ये जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरीके से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। 4 दिसंबर 1829 को पारित हुआ था ये। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है वो 1900 ईस्वी में पारित किया। ऑप्शन हो गया हमारा सी। यह अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान आया था, जिसका उद्देश्य पंजाब के कृषक वर्ग में बढ़ते असंतोष को कम करना था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। जून 1947 में भारत सरकार द्वारा अंतरिम सरकार के तहत रियासतों के मामले सुलझाने के लिए राज्य विभाग की स्थापना की गई थी और इस विभाग का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। उनके साथ वीपी मेनन को इस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। इन दोनों ने मिलकर देश की 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में ऐतिहासिक विलीनीकरण सुनिश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? n है। 342 भागफल हो गया और ये 342 से हमने भाग दिया तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हमारा कितना है? 47 हो गया। भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी संख्या को 19 से भाग देना है तो हम देख सकते हैं कि जब इसमें 19 से भाग दे दिया, सब में 19 से भाग जाएगा तो 342 में 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19 और ये 8, तो 18 बार में ये पूरा पूरा कट रहा है। बचेगा कितना? 47 में जब 19 से भाग देंगे तो ये होगा 19 दूनी 48, 19 दूनी 38 प्लस 9 47, यानी कि शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा शेषफल जब हम 19 से भाग देंगे तो सीधा तरीका ये है कि आप इस 19 से इसमें भाग दे के देखिए, पूरा पूरा कटेगा, फिर इसमें भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। उसकी मासिक खर्च क्या है? तो 66.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? ये होगा 200/3% और इसको लिख सकते हैं 2/3 फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। तो इसका मतलब क्या है कि जो आय है, आय बराबर क्या होगा? बचत प्लस खर्च। तो आय यदि 3 है तो खर्च क्या है? 2 है। ये बोला है आय का इतना खर्च करता है
तो बचत खर्च 2 हो गया, बचत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है प्रश्न में कि 1200 प्रति महीना बचा लेता है, यानी बचत यानी 1 किसके बराबर होगा, तो 1 होगा 1200 के बराबर। मासिक खर्च निकालना है यानी 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 2 कितना होगा 2 गुने 1200 यानी कि 2400 हमारा हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 100 रुपये है, 20% लाभ पर बेचेगा यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि वो दोगुने दाम पर बेचता है, यानी कि अब विक्रय मूल्य हम क्या कर दिए हैं दोगुना कर दिए हैं, तो 120 गुने 2 यानी कि 240 पर अब बेच रहा है। क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुने 100 बराबर क्या होता है लाभ प्रतिशत होता है फॉर्मूला। ऊपर क्या बचेगा 140, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 140% का लाभ होगा उसे। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए कार्य की मात्रा यहाँ पे क्या है समान है, तो 10 महिलाएं गुने 7, ये 7 दिन दिया है बराबर 10 बच्चे गुने 14, तो 7 दूनी 14 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, तो m/b बराबर क्या हो जाएगा 2/1 हो गया। हमारा यहाँ से रेशियो मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 महिला व 10 बच्चे उस काम को कितना पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको किसी एक से बराबर कर देंगे, या तो इसके बराबर करेंगे या फिर इसके बराबर करेंगे। तो मान लेते हैं 10 महिलाएं गुने 7 किसके बराबर हो जाएगा 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चे, मान लेते हैं ये x दिन में कितने दिन में पूछ रहा है, तो x दिन में काम पूरा कर रही है। यहाँ पे m का मान कितना है 2 है, 10 गुने 2 गुने 7 बराबर 5 गुने 2 प्लस 10 गुने 1 गुने x, तो ये हो गया 10 दूनी 20, 7 दूनी 140 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 20 20x, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर हो गया हमारा 7, यानी कि 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं। तो 11 से ठीक बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कौन सी होगी 14 होगी, और 90 से ठीक छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी 12×84। ठीक है, तो यह एक समांतर श्रेणी बन रही है 14, 21, 28 ऐसे करके अप टू 84 तक जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया 14 हो गया, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 7 हो गया, अंतिम पद an हमें क्या मिल गया 84। तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an दिया है 84, a है 14 प्लस n निकालना है और d दिया है 7। तो यहाँ से 84 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 7 दहा में 70, तो n बराबर हो गया 10 प्लस 1 बराबर 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हो तो उस स्थान की दूरी क्या है। देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या है, नाव की चाल u बराबर दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर यानी 1. इसको मान लेते हैं v, इसको v मान लेते हैं, v बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी, मतलब नदी की चाल हो गई हमें, धारा की चाल उसकी 1.5, तो धारा के अनुकूल दिशा की चाल क्या होगी, तो u प्लस v जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 9 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल ये अनुकूल हो गया, अनुकूल और प्रतिकूल ये होगा u माइनस v, तो ये कितना होगा 7.5 में से 1.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मान लेते हैं कि दूरी जो है वो d किलोमीटर है। ठीक है,
और कुल समय कितना लगता है 50 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। 50 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 50/60 यानी कि 5/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए डी बट्टे में अनुकूल वाली जो स्पीड है प्लस डी बट्टे में प्रतिकूल वाला स्पीड बराबर 5/6। तो यहाँ से क्या करेंगे 9 और 6 का एलसीएम जो होगा 18 होगा। 9 दूनी 18, 2D छतरी 18, 3D बराबर 5/6 छतरी 18। तो ये हो जाएगा 5D बराबर 5×3। तो D बराबर मिल गया हमें 3 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 तथा 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है, तो राशि क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से है तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज तो ये हो जाएगा 4,913 में से 4,624 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 289। तो ये ब्याज जो मिला है किस पे मिला है, हमें इस पे मिला है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये मूलधन है, 2 वर्ष 2 ईयर्स आफ्टर कितना हो गया 4,624 हो गया। फिर इसमें 1 साल और ले लिया, मतलब 3 साल बाद यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 ईयर्स होगा, और यहाँ से यहाँ सिर्फ 1 साल, और ये कितना हो गया 4,913 हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ के बीच का ब्याज निकाल लिया, हमें ब्याज मिल गया। ये ब्याज किस पे मिला है, इस मूलधन पे मिला होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे सिर्फ 1 साल के लिए, इसको मूलधन मान के। तो मूलधन गुने दर गुने समय कितना है 1 साल बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे रेट निकालेंगे। तो रेट निकालिए, यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा 28900 बटे में 4624। इसे जब भाग देंगे तो ये आएगा 25/4%। दर हमें मिल गया। अब करना क्या है, हमें मूलधन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुने दर 1 + R/100 का पावर n। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है 4,624 हो रहा है, तो मिश्रधन 4,624 हो गया। मूलधन हमें निकालना है 1 प्लस दर दिया है 25/4 और नीचे 100 पहले से है बटे में पावर n, यानी कि 2 वर्ष बाद हो रहा है। तो यहाँ से 4624 बराबर P 25 से कम 25, 25 हो गए 100, 1/16 यानी कि ये हो गया 17/16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो P बराबर हो गया 4624 गुने 16 गुने 16 बटा में 17 गुने 17। तो जब इसे आप कटाएंगे तो ये आएगा 4096। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है। ये शेयर का जो अंकित मूल्य क्या है, शेयर का अंकित मूल्य ये है 20 रुपये। ठीक है, प्रति शेयर प्राप्त लाभांश क्या है, तो 20 का 9% लाभांश 20 रुपये का 9%, तो ये हो गया 1.8 रुपये। अब मान लेते हैं कि शेयर का जो बाजार मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, और व्यक्ति इस बाजार मूल्य पर 12% का रिटर्न यानी कि ब्याज चाहता है, जो कि लाभांश के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1.8 के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 12 बटे में 100 बराबर 1.8। 6 दूनी 12, 6 18, तो x बराबर क्या होगा, ये 50 से कट जाएगा, 5 × 15। तो x का मान क्या मिला हमें 15, यानी कि वो प्रति शेयर का जो बाजार भाव होगा वो 15 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पहला है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। तो देखिए पाई चार्ट में क्रिकेट पर व्यय का कोण कितना है, 81 डिग्री है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और फुटबॉल पर व्यय कितना है, तो ये है 54 डिग्री।
तो फुटबॉल पर क्रिकेट से कम व्यय का कोण की अंतर कितना हो जाएगा, 81 में से 54 डिग्री हटा देंगे तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। तो क्रिकेट के संदर्भ में प्रतिशत कमी निकालना है, क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है फुटबॉल पर, तो क्या होगा 27 कम किया गया है किसके संदर्भ में, क्रिकेट के अपेक्षा, गुणे 100, 29 27 99 81 3 कम 3 3 9 यानी कि 100/3% यानी कि 33.33%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उसे बी 57,000 के साथ जुड़ता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है, तो बी को कितने माह उपरांत जुड़ा था। इसमें देखिए ए का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ये दिया है 76,000, इसको के मान लेते हैं 76,000 को, और समय दिया है टी का 12 महीने, ठीक है, वर्ष के अंत में यहाँ पे बोल रहा है, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब ये ए का था, अब बी का देखिए, बी का जो निवेश है, बी का निवेश कितना है 57,000 है, और जो समय है मान लेते हैं, जो समय है वो है 1 महीना रहा था, यानी कि कितने महीने बाद जुड़ा था, तो हम क्या करेंगे 12 में से 1 घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब पार्टनरशिप के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो इनका प्रोडक्ट है ये अनुपात उनके लाभ के अनुपात के समानुपाती होता है, तो लाभ कितना है उनका 2:1 दिया है, तो पहले इसको क्या कीजिए 76 के इंटू 12 अनुपात, ये क्या हो जाएगा, अनुपात को बटा में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 57 के गुने 1 बराबर 2/1, यानी कि उनके लाभ का अनुपात निवेश और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो हमने वही किया है यहाँ पे, के से के कैंसिल हो जाएगा, के का मतलब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल किए हैं, ये ध्यान रखना है, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 19 3 57 19 चौक 76, तो एक्स का मान क्या मिला 8, यानी कि बी जो है इस निवेश में व्यापार में 8 महीने रहा था, तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा था, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 माह के बाद जुड़ा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।